1971 में वी एन दांडेकर और इसके बाद नीलकंठ रथ, ये कमेटी थी दांडेकर एंड रथ कमेटी। दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971 में बनी थी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि पर कैपिटा न्यूट्रिशन, या जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रति व्यक्ति पोषण 2250 कैलोरी से ऊपर है, 2250 कैलोरी से ऊपर है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। ठीक है, अब ये फिगर इंपॉर्टेंट है और कौन सी कमेटी ने दिया था और कब दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। दांडेकर और रथ कमेटी, वीएन दांडेकर थे और नीलकंठ रथ थे, इन दोनों की कमेटी थी दांडेकर रथ कमेटी 1971 में। इन्होंने क्या बोला था कि अगर पर कैपिटा न्यूट्रिशन मिनिमम लेवल अगर हम बात करें, पर कैपिटा न्यूट्रिशन 2250 कैलोरीज है, तो इसका मतलब 2250 कैलोरी अगर वो कंज्यूम कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं? आपको सबको पता होगा, आप जो दिन भर में आप खाना खाते हैं, कुछ भी, चाहे आप दाल लें, चावल लें, राइस लें, या फिर रोटी लें, या फिर आप मान लीजिए चने खाते हैं, जो कुछ भी है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि हम कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कैलोरी कंज्यूम? बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जो बताते हैं, या फिर अगर आप जो उसका पैकेट होता है, कोई भी आप चीज अगर परचेज करते हैं, उसमें देखिए पीछे लिखा रहता है कितने कैलोरी का है, तो वो सारी चीजें वहां से आप हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप मेजर करते हैं और आपने सपोज इतना कैलोरी आप एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं या इससे ज्यादा, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। 2250 कैलोरी से ऊपर वाला जो भी है वो गरीब नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कि वो गरीब नहीं है। ये किसने बोला था? 1971 में दांडेकर और रथ कमेटी ने। पर कैपिटा न्यूट्रिशन होना चाहिए 2250 कैलोरीज। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने सबने सुना होगा, मैं ऑलरेडी आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में काफी कुछ डिटेल में पढ़ा चुका हूं। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन सबको पता होगा कब बना था ये? 15 मार्च 1950। 1989 में इसने एक टास्क फोर्स स्टेब्लिश किया। 1989 में एक टास्क फोर्स स्टेब्लिश किया, और ये जो हमारा टास्क फोर्स बना, इसने क्या किया? 1993 में एक रिपोर्ट सबमिट करी। 1993 में एक रिपोर्ट सबमिट करी 1993 में, और उसे क्या बोला गया था? लकड़वाला समिति, लकड़वाला कमेटी, ये बोल सकते हैं लकड़वाला समिति। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डीटी लकड़वाला। याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डीटी लकड़वाला इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि आपको, जैसा भी मैंने आपको बताया, 1971 में दांडेकर रथ कमेटी ने क्या बोला था? प्रति व्यक्ति पोषण, पर कैपिटल न्यूट्रिशन, मतलब मिनिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2250 कैलोरीज। इसके नीचे है तो गरीब है, ऊपर है तो गरीब नहीं है। 1993 में लकड़वाला समिति आई, इसके चेयरमैन थे डीटी लकड़वाला। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, जो भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरिया, यहाँ पर अगर 2100 कैलोरीज से नीचे है तो गरीब है, इसके ऊपर है तो गरीब नहीं है। और रूरल एरिया में दिया इन्होंने 2400 कैलोरीज। रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज। अब देखिए यहां पर समझिए, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कम ज्यादा क्यों है, फर्क क्यों है? देखिए, रूरल एरिया आपको पता होगा मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र। आप सबको पता होगा यहाँ पर मोस्टली फार्मर्स रहते हैं, किसान रहते हैं, ये फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने, पता है कि फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वो खाना भी उसी हिसाब से खाते हैं, उनकी डाइट भी वैसी ही होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा कैलोरीज का कंजम्पशन होता है। तो रूरल एरिया में अगर 2400 कैलोरीज है या उससे कम है तो वो गरीब है, और अगर नहीं है 2400 कैलोरीज या उससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं है। और अर्बन एरिया में कितना दिया? 2100 कैलोरीज। 2100 कैलोरी है या इससे कम है तो गरीब है, 2100 कैलोरीज या इससे ऊपर है तो फिर वो गरीब नहीं है। ये किसने दिया? लकड़वाला कमेटी ने 1993 में। प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी एक टास्क फोर्स, उसी में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसी में ये लकड़वाला कमेटी बनाई गई थी, उसने ये अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें ये सारी चीजें बताई थी। तो आपको समझ में आया, 1971 में दांडेकर रथ कमेटी आई, इसने बोला 2250 कैलोरीज। 1993 में लकड़वाला कमेटी आई, इसने बोला 2100 और 2400 कैलोरीज। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 2005 में 2005 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई।
सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? यही थे, सुरेश तेंदुलकर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, इन्होंने पर डे का कैलकुलेशन करके दिया। और वो किसमें दिया? इन्होंने दिया प्राइस के हिसाब से, इन्होंने कैलोरीज के हिसाब से नहीं दिया। इन्होंने बोला कि पर कैपिटा जो कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है, अगर हम बात करते हैं आपका अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया के लिए इन्होंने बोला 33 रुपए पर डे, 33 रुपए पर डे। रूरल एरिया के लिए क्या बोला? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपए पर डे। मंथली के हिसाब से इन्होंने बोला कि 816 रुपए पर मंथ, सॉरी 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ आपका अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 816 रुपए पर मंथ। अब देखिए इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। 2005 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, जिसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। उन्होंने बोला कि अगर शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति एक दिन में 33 रुपए खर्च कर रहा है, एक दिन में 33 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। 33 रुपए या इससे ऊपर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, इसके नीचे है तो फिर वो गरीब है, वो गरीबी रेखा में आ जाएगा। या फिर उन्होंने बोला कि 1000 रुपए पर मंथ अगर वो खर्च कर रहा है तो क्या है? वो गरीब नहीं है। 1000 या इससे ऊपर एक महीने में तो वो गरीब नहीं है, और अगर इसके नीचे है तो गरीबी रेखा में आ जाएगा। और रूरल एरिया की अगर उन्होंने बात करी, आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बोला कि 27 रुपए पर डे, 27 रुपए रोज अगर वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है पर डे, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। 27 रुपए या इससे ऊपर तो गरीब नहीं है, इसके नीचे है तो वो गरीबी रेखा में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 33 रुपए, यहाँ पर 27 रुपए। ऐसा क्यों? आप सबको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती हैं। क्यों सस्ती मिलती? क्योंकि शहरों में क्या होता है, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लें, सब्जियां वगैरह कहाँ से आती हैं? गाँव से ही तो आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। तो जब आती है तो बीच में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करी जाती है, किसी ट्रक के थ्रू आएगी, ट्रेन के थ्रू आएगी, लोडिंग होगी, वहां से आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ जाता है, तो इसलिए महंगी हो जाती है। लेकिन ग्रामीण में क्या है, डायरेक्ट वहीं से मिल रही है, तो वहां पर चीजें सस्ती होती हैं, इसलिए वहां पर ये हमारा प्राइस कम है। तो जो हमारा खर्चा है पर डे का ग्रामीण क्षेत्रों में वो कम है। तो उन्होंने बोला 27 रुपए पर डे। ये फिगर आपको याद करने हैं, नंबर्स आपको याद करने इंपॉर्टेंट है। 27 रुपए पर डे या फिर 816 रुपए पर मंथ अगर ग्रामीण क्षेत्र में खर्च कर रहा है या इससे ऊपर कर रहा है, तो फिर इसका मतलब वो गरीब नहीं है, और इसके नीचे है तो गरीब है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ध्यान देने वाली, 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने बोला था आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान में 220 मिलियन की आबादी, यानी कि करीब करीब 20 करोड़ लोग, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम, अर्बन एरिया की, आज भी 32 रुपीज पर डे खर्च करते हैं। आज की डेट में बता रहे हैं, 2020 में ये आई है रिपोर्ट। उन्होंने बोला है कि 20 करोड़ जनता जो शहरी क्षेत्रों में रहती है भारत में, वो भी 32 रुपए पर डे या इससे नीचे खर्च कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी किस हद तक है। आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए 2005 में आई थी सुरेश तेंदुलकर समिति या फिर बोल सकते हैं कमेटी। इन्होंने बता दिया कि क्या क्या प्राइस है, क्या क्या है। इसके बाद 2014 में सी रंगराजन कमेटी आ गई। 2014 में सी रंगराजन कमेटी। अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने एक अपना नया अलग डेटा दे दिया। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 972 रुपए, कब आई है? 2014 में सी रंगराजन कमेटी। इन्होंने बोला है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 972 रुपए पर मंथ है ये, या इससे ऊपर खर्च कर हो रहा है या खर्च कर रहा है, तो फिर इसका मतलब वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा में नहीं आएगा। और अर्बन एरिया की बात करी जाए, शहरी क्षेत्रों की, तो अर्बन एरिया में इन्होंने फिगर दे दिया 1407 रुपए, 1407 रुपए पर मंथ अगर खर्च कर रहा है, ये इससे ऊपर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले कौन सी आई? किसने बोला सबसे पहले? दांडेकर रथ समिति 1971। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी समिति आई थी? उसके बाद आपका आया जो टास्क फोर्स प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, जिसे बोला गया था लकड़वाला समिति। वो कब आई थी? वो आपकी आई थी 1993 में।
टास्क फोर्स बना था 1989 में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1993 में। और इसके बाद आप सबको पता होगा, इसके बाद आपका सुरेश तेंदुलकर कमेटी आ गई थी 2005 में, और उसके बाद फाइनली 2014 में आई सी रंगराजन कमेटी। उन्होंने कितना दे दिया? रूरल एरिया में 972 रुपए पर मंथ, और अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए पर मंथ। अगर कोई व्यक्ति 1407 रुपए एक महीने में खर्च कर रहा है या इससे ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? इसके अलावा अगर हम समझते हैं कि ये सब सारी चीजें कैसे मेजर करी जाती है, कौन मेजर करता है, तो इंडिया में NSSO, चाहे वो पॉवर्टी की बात करें या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे पॉवर्टी की बात करें या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, कौन मेजर करता है? NSSO। क्या है ये? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको। NSSO और आपको पता होगा CSO, जो कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है, नेशनल इनकम की गणना करता है। इन दोनों का मर्जर हो गया है। मर्जर होने के बाद क्या बन गया है? NSO, यानी कि NSO है क्या? CSO प्लस NSSO। इन दोनों का मर्जर हो गया है। मर्जर होने के बाद बन चुका है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ NSO है। समझ जाइए आप, NSO। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। NSO, NSSO, CSO, कौन इसका हेड होता है, कितने मेंबर होते हैं, पूरा डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो हम वहां पर उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो पॉवर्टी होता है, इसको कौन मेजर करता है? NSSO। पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, कौन इसको मेजर करता है? NSSO। अब किस तरह से किया जाता है? इसमें बेसिकली सर्वे होते हैं। पहला सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कितना कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, जो है हमारा जो कस्टमर है, उसका खर्चा कितना है, इसके बेसिस पर सर्वे होता है। और दूसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो डेटा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट होने के बाद फिर उसके बाद ये बता देते हैं कि इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है। कौन बताता है? NSSO, जो कि अब क्या हो गया है? NSO का पार्ट है। मतलब कि मर्ज हो गया है CSO और NSSO, जो कि अब हो चुका है NSO। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ये हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी कमेटी आई थी, किसने क्या क्या क्राइटेरिया दिया, क्या क्या फिगर है, उसने कितने रुपए बताया, कितनी कैलोरी बताया, नंबर्स आपको याद होना चाहिए, और कौन इसको मेजरमेंट करता है। बस ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, individuals, if individuals are ready and willing to work but do not get work, यही है अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर कोई भी इंडिविजुअल तैयार है या काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो ये क्या है? बेरोजगारी है। ये क्या है? बेरोजगारी है। और अगर हम बात करें कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये क्या होता है? लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन? देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। लेबर फोर्स मतलब कि आपको पता है हमारे देश में 14 साल से तक के बच्चों के लिए काम करना एक कानूनन अपराध है। तो 15 साल से लेकर और 59 तक की एज के जो लोग होते हैं, इनको काउंट किया जाता है लेबर फोर्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन काउंट कर लेते हैं कि इतने साल से इतने साल तक के कितने लोग हैं।
और उसके बाद कितने लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, बस। तो मान लीजिए सपोज एक कोई छोटी सी कंट्री मान लीजिए, उसमें आप मान के चलते हैं चलिए 1000 लोग हैं, ठीक है। इसमें हमने ये माना कि 14 साल से कम वाले कुछ बच्चे हैं, वो मान लीजिए 200 लोग हैं, और इसके साथ हमने ये माना कि यहाँ पर 500 लोग ऐसे हैं जो 15 साल से 59 साल वाले हैं, 500 15 साल से 59 साल वाले हैं, और 200 बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम वाले हैं, 14 साल से कम वाले हैं। बाकी हमने मान लिया कि आपकी 300 जो लोग हैं ये 60 प्लस हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपके लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं मान लीजिए आप 350, 15 से 59 की एज वाले। तो आपको पता है कि टोटल 15 से 59 एज वाले कितने लोग हैं, 500। काम कितने करते हैं, 350। तो इसका मतलब कितने लोग हुए अनएम्प्लॉयड, 150। यही होगा, ये नहीं कि ये 200 भी आपने काउंट कर दिया, ये 300 की ये भी नहीं काम कर रहे हैं, ये भी नहीं काम कर रहे हैं। किसको माइनस किया जाता है, लेबर फोर्स से, जो लोग सक्षम हैं काम करने के लिए, उसमें से जितने लोग काम कर रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कितने टाइप होते हैं, ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब कितने टाइप होते हैं और इसकी भी गणना कौन करता है, एनएसएसओ, ठीक है। अब देखिए 5 टाइप होते हैं, सॉरी, पहला होता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, सिर्फ समझ लेंगे क्या होता है बस, और उसके बाद ये चैप्टर दी एंड, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर, दूसरा क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके बाद आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं, बस ये 6 टाइप होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। और इसके बाद एक और होता है आपका वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो एजुकेशनल या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जो आपका स्किल्ड लेबर होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको बाद में समझते हैं। पहले समझिए टोटल कितने टाइप है, यहाँ पर 6 टाइप है। कौन कौन से हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर समझिए, देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भैया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं या फिर जो ट्रेंड लोग हैं, उनको अगर जॉब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल। दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी में अगर कोई चेंजेस करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल फोन की कंपनी है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी, मान लीजिए उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर उसकी इंजन बनता है, मान लीजिए सपोज कोई भी मान लीजिए मारुति का है, आप मारुति की प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मारुति की, ठीक है। मान लीजिए इंजन बनता है। अब इंजन पहले किस टेक्नोलॉजी से बनता था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, अब इन्होंने बोला अब इंजन हम नई तरीके से बनाएंगे, नई टेक्निक से बनाएंगे। तो जो पुराने इनके जो लेबर थे या पुराने जो एम्प्लॉय थे, जो पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाना सीख रहे थे, अब वो क्या नई टेक्नोलॉजी बनाना सीख पाएंगे क्या, जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुराने वाले जो है, जो नई टेक्नोलॉजी जो नहीं सीख पाएंगे, जो पुराने लेबर है उनकी आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। पुराने वाले जो है उनको आता ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी में इंजन कैसे बनाया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या किया इसने, अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया। तो ऐसे ही इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये दूसरा क्या आता है, तीसरा है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई एक पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब छोड़ के जाता है, मान लीजिए अब आप कहेंगे एक जॉब से दूसरी जॉब में गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कहां से हुआ, वो तो जॉब कर रहा है।
आपने एक जॉब छोड़ी, सपोज कोई एक कंपनी है ए, आपने इसकी जॉब छोड़ी। अब आप जॉब छोड़ने के तुरंत बाद, ऐसा तो नहीं, बहुत से लोग जॉब तब छोड़ते हैं जब दूसरी जॉब लग जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं उसके बाद जॉब सर्च करते हैं। तो जब तक सर्च करते हैं जॉब नहीं मिलता, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि आप जब भी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब भी आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, तो रिसेशन या आप समझिए इकोनॉमी में कुछ भी उतार चढ़ाव होएगा, उसकी वजह से लोगों को जॉब से फायर कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, उसे बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए आप बात, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे हम आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात बता रहे थे कि अब आप कहेंगे कि जॉब छोड़ के चला गया या जॉब छोड़ के सर्च करें कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। देखिए मैं आपको एक और अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए सपोज एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी बंद हो गई, कितने लोग थे, 1000 लोग, ये कंपनी बंद हो गई, या इन्होंने बोला हम अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए वहां पर कुछ लोग नहीं जाना चाहते, उन्होंने बोला हम जॉब छोड़ के दूसरी जॉब स्विच करेंगे या दूसरी जॉब ढूंढेंगे। अब मान लीजिए 1000 लोग निकले इस जॉब से और दूसरी जॉब्स इन्होंने ढूंढना शुरू किया मार्केट में, तो पता चला उतनी जॉब्स है ही नहीं। जॉब्स टोटल कितनी है, 300। तो बाकी के जो 700 लोग बचे वो क्या करेंगे, वो सिर्फ जॉब सर्च करेंगे, तो तब तक वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो इसे बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी आपका रिसेशन आता है, मतलब कि जो आपके इंडिया की इकोनॉमी है, किसी देश की इकोनॉमी में जब भी उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से लोगों को जॉब से निकालना पड़ जाता है, उसे बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद मान लीजिए 5वें नंबर पर आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब कि इसे बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल, जैसा कि इस नाम से ही समझ में आ रहा है, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि दिखाई नहीं देता है। कैसा, जैसे मान लीजिए सपोज किसी कंपनी, कोई कंपनी है ए, ठीक है, ये मान लीजिए एक दिन में बनाती है, मान लीजिए हम कार की बात कर रहे हैं, मारुति कार ये बनाती है एक दिन में 1000, ठीक है। इसके बाद इनको लगा कि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम 50 एम्प्लॉयज को और हायर कर लेते हैं, या जो भी हाईली ट्रेंड या स्किल्ड लेबर हैं उनको हम ट्रेंड करते हैं। तो मारुति ने क्या किया, कुछ समय के लिए 50 लोगों को हायर कर लिया। अब 50 लोगों को हायर किया, हायर करने के बाद मारुति ने जब अपना ग्रोथ रेट देखा, तो पता चला कि 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, पता चला कि 2 साल बाद भी ये 1000 ही गाड़ियां बना रहे हैं। पहले भी 1000 गाड़ियां बनाते थे, 2 साल बाद भी, जबकि इन्होंने 50 लोग हायर कर लिए, 50 लोगों को जॉब पे रख लिया, बोला कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम 50 लोगों को रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 1000 ही कार बन रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा प्रोडक्शन में। तो अगर इनको निकाल दिया जाएगा जॉब से तो भी इनके प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को बोलते हैं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, या हिंदी में बोला जाता है छिपा हुआ बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, आपके आने से या आपको निकाले जाने से हमारे प्रोडक्शन पर या किसी कंपनी के प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ गए, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, साइक्लिकल क्या होता है, डिसगाइज क्या होता है, और उसके बाद लास्ट आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर बोला जाता है कि 8 आवर्स इन अ डे फॉर 273 डेज, ये रोजगार की एक सीमा तय की गई है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति साल में 273 दिन रोज 8 घंटे काम करता है, साल में 273 दिन रोज 8 घंटे काम करता है, तो इसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयड। और ये जो पूरा जो साल होता है 365 में से 273 दिन में 8 घंटे काम करता है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईयर। स्टैंडर्ड ईयर। और अगर ये पूरे 273 दिन बराबर 8 घंटे काम करता है, इसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई, हम खेती की बात करते हैं, अगर हम खेती की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए सपोज गेहूं लगना है, तो आप बुलाएंगे काम करने वालों को, आप उनको 10 दिन काम देंगे, बोलेंगे ठीक है अब हमारा गेहूं लग गया, अब जब गेहूं कटने की बारी आएगी तब तुम्हें बुलाएंगे। आपने इसको भेज दिया वापस, 10 दिन आपने यहाँ से काम करवाया इससे, फिर जब गेहूं कटने की बारी आई तो आपने बोला 5 दिन में गेहूं कट जाएगा, 5 दिन में गेहूं कट गया,
अब आपने इसको बोला ठीक है अब गेहूं हो गया, अब हम चावल लगवाएंगे, अब 2 महीने बाद आना, तुम 2 महीने बाद चावल लगवाएंगे। तो चावल लगवाने के लिए, राइस लगवाने के लिए आपने फिर बोला कि 10 दिन के लिए आना, 10 दिन तुम चावल लगा देना फिर चले जाना। 10 दिन फिर काम किया, इसके बाद बोला कि जब चावल हमारा जब निकलेगा, तो फिर चावल जब निकलेगा तब हम तुम्हें बुलाएंगे, तब फिर आपने बुलाया, फिर इसको 7 दिन काम दे दिया। तो टोटल आपने कितने दिन काम किया? 10, 5, 15, 10, 25, 7, 32 डेज। और कितने दिन में, कितने महीने में? आपने बोला कि यहाँ पर आपने मार्च में लगता है गेहूं हमारा, मार्च अप्रैल में, और उसके बाद बारिश आ जाती है, बारिश के बाद ये सीजन चलता है आपका चावल तक, मतलब अगस्त तक। तो आप देखिए मार्च से लेके अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने में आपने उसको कितने दिन काम किया? सिर्फ 32 डेज। तो ये क्या है? बाकी दिन तो उसने काम ही नहीं किया, तो इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? आपको क्लियर हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने होते हैं? ये अलग अलग टाइप्स होते हैं: एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और पूरा जो भी बताया है, पॉवर्टी के बारे में क्या क्या बताया है, कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या निर्धारण किया, मतलब कि क्या क्या एक बोल सकते हैं कैलोरी का फिगर दिया हुआ है, या फिर एक्सपेंडिचर का, प्रति व्यक्ति पर डे का कितना खर्चा दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स का सारा जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको कवर करा दी हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास अब हमारी खत्म होती है।